नमस्कार, मैं हूं आदित्य गुप्ता और आप देख रहे हैं कहानियों का सफर। आज आपके लिए एक नया चैलेंज है। अपने शहर का नाम कमेंट में लिखें। अगर आपके पास भी कोई खौफनाक अनुभव है तो उसे भी जरूर शेयर करें। सन 2023 नोएडा शहर की यह सच्ची घटना मेरे दोस्त के साथ घटी। एक रात जब वह लौट रहा था तो उसने पड़ोस वाली छत पर एक आदमी खड़ा देखा। उसने अपने दोस्त से पूछा, कितने लोग आए हैं? मगर जब दोस्त ने कहा कोई नहीं तो उसे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन उसने फिर से देखा, लेकिन इस बार उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। देखिए पूरी वीडियो और जानिए क्या हुआ। सन 2023 नोएडा। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं काम करने। कोई बिहार से तो कोई झारखंड, उत्तराखंड से आता है। मेरा दोस्त भी बिहार से आया था। मेरे दोस्त का नाम नीरज है और वह यहाँ अपने रूम पार्टनर गोपाल के साथ रहता था। एक रात जब नीरज थक कर काम से लौट रहा था, तभी उसके पास आधी जली हुई एक टिकट गिरी। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा तो पता चला कि यह एक लॉटरी टिकट थी जो एक तरफ से जली हुई थी। उसने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं था, तो उसने टिकट अपनी जेब में रख ली और आगे बढ़ गया। जब वह अपने किराए वाले मकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि पड़ोस वाली छत पर कोई आदमी खड़ा है। नीरज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रूम पार्टनर गोपाल से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? गोपाल ने चिड़चिड़ा होकर कहा, कितने लोग? कहां? नीरज ने जवाब दिया, पड़ोस में। गोपाल ने गुस्से से कहा, कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी। नीरज ने मन ही मन सोचा, शायद मेरा भ्रम होगा। उसने लॉटरी टिकट के बारे में गोपाल को नहीं बताया। दोनों ने खाना खाया और सो गए। अगले दिन गोपाल अपने काम पर चला गया, लेकिन नीरज ने छुट्टी ली क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। वह गंदे कपड़े धोने की सोच रहा था। जब उसने अपनी पैंट देखी तो उसमें लॉटरी टिकट नहीं मिली। वह इसे ढूंढने लगा लेकिन कहीं नहीं मिली। नीरज जब छत पर कपड़े सुखाने गया तो उसने फिर से उसी आदमी को देखा जिसे वह पिछली रात देख चुका था। नीरज उस आदमी से बात करने लगा, मुझे पता था मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? तुम्हारा नाम क्या है? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। वह बस अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। नीरज ने मन ही मन सोचा, बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो, मुझे भी बात नहीं करनी। रात में नीरज ने फिर से गोपाल से कहा, मैंने कहा था ना, पड़ोस में कोई आया है। आज मैं जब छत पर कपड़े सुखाने गया तो मैंने उसे फिर देखा। गोपाल चौंकते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूं और मैंने देखा कि वहां के गेट पर बड़ा ताला लगा हुआ है और उस पर धूल जमी हुई है। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? नीरज ने गुस्से से कहा, तू पागल है, मैं नहीं। दोनों ने इस बात पर थोड़ी बहस की, फिर सो गए। अगले दिन नीरज ने खुद देखा कि पड़ोस वाले गेट पर ताला लगा हुआ था। वह सोच में पड़ गया कि आखिर वह आदमी कैसे अंदर जा सकता है। रात को जब नीरज फिर से छत पर गया तो उसने उसी आदमी को फिर देखा। इस बार वह आदमी नीरज को देखकर मुस्कुराया और वही जली हुई लॉटरी टिकट उसके पैरों के पास गिरा दी। नीरज डरकर तुरंत भागा और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रजाई में घुस गया। नीरज ने गोपाल से कहा, भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पर देख, कोई है क्या? गोपाल ने पूछा, क्यों? नीरज ने कहा, जा तो सही। गोपाल बाहर गया और जब उसने पड़ोस वाली छत पर देखा तो वहां सच में एक आदमी खड़ा था जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। गोपाल डर के मारे सीधे कमरे में भाग आया और थर थर
कांपने लगा। उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। नीरज ने पूछा, अबे कुछ तो बोल, क्या हुआ? गोपाल ने डरते हुए कहा, बस चुप हो जा, हम कल ही यहां से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। अगली सुबह दोनों मकान मालिक के पास गए और कहा, हम कमरा खाली करना चाहते हैं, जो एडवांस में पैसे दिए थे वो वापस दे दीजिए। मकान मालिक ने कहा, वो तो नहीं मिलेगा, जब तक किराया दिया है तब तक रहो या चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नीरज और गोपाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह कमरा ले सकें, और नोएडा जैसे शहर में कमरा मिलना भी मुश्किल था। दोनों अपने कमरे में वापस चले गए। नीरज ने थोड़ी हिम्मत की और बाहर जाकर फिर से छत की ओर देखा, लेकिन इस बार उसे वहां कुछ नहीं दिखा। अब नीरज ने फैसला किया कि यहां कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है और वह इसके बारे में पता लगाएगा। नीरज ने अगले दिन से पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। आसपास के लोग ज्यादातर नए थे, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। बस कुछ लोगों को इतना पता था कि वहां पहले एक 5 लोगों का परिवार रहता था। नीरज एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया, जिनका घर वहां बहुत पुराना था। उन्होंने उससे पूछा, पहले तो यह बताओ कि तुम कौन हो? नीरज ने कहा, चाचा, मैं मकान नंबर 435 में किराएदार हूं। मुझे पड़ोस के मकान की छत पर एक आदमी दिखता है जो अजीब तरह से मुस्कुराता है। मैं और मेरा दोस्त गोपाल बहुत परेशान हैं, कृपया कुछ सहायता कीजिए। चाचा ने कहा, सुनो, मकान नंबर 441 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। नौकर एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए उसे बहुत कम रुपए मिलते थे। वे 4 लोग, 2 भाई और उनकी बीवियां उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उससे ज्यादा काम कराते थे और पैसे बहुत कम देते थे। वह नौकर, जिसका नाम महेश था, वहां से नौकरी छोड़कर कहीं और काम करने का फैसला कर चुका था। मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद उसने वहां से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने उसे बहुत बुरा सुनाया। दोनों भाई कहने लगे, अबे जा अपाहिज, देखता हूं कौन तुझे नौकरी देता है, और उसे चोर कहकर भगा दिया। उसकी बची हुई तनख्वाह भी नहीं दी गई। अगले दिन उस नौकर ने एक 100 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई थी, जिसका इनाम 25 लाख था। ऐसा मानो उसकी जिंदगी संवर गई हो। कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता नहीं चला। नीरज ने पूछा, क्या आपके पास उस नौकर की कोई फोटो है? चाचा ने सोचते हुए कहा, शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहां भी पहले काम करता था। मेरे पिता को और मुझे अच्छे से जानता था, मगर हमने उसे निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पिता को व्यापार में नुकसान हुआ था, इसलिए हमने उसे काम से निकाल दिया था। चाचा उसे नौकर का फोटो देते हैं। नीरज वह फोटो देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका रूम पार्टनर गोपाल उसे ढूंढते हुए आता है और अपने कमरे में ले जाता है। गोपाल ने कहा, क्या हो गया भाई, उठ। नीरज कुछ समय पश्चात उठता है और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। गोपाल बोलता है, तू उन चाचा के घर बेहोश क्यों हो गया और वहां गया ही क्यों था? पता नहीं कैसे लोग हैं। नीरज शांति भाव से बोलता है, मैं ठीक हूं, चिंता मत कर। चल खाना बनाते हैं और खा पीकर सो जाते हैं। नीरज फैसला करता है कि अब वह उस मकान के अंदर जाएगा। वह अपने छत के रास्ते से पड़ोस की छत पर छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है।
उसे फिर से वही नौकर दिखता है। नीरज बोलता है, मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कान लेकर नीरज की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ रही थी। नीरज अचानक बोला, नहीं, बस अब नहीं, मैं जानता हूं आप अच्छे व्यक्ति हैं। नौकर और पास पहुंचता है और नीरज का गला पकड़कर दबाने लगता है। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और नीरज कहां चला गया। नौकर बस नीरज का गला दबा ही रहा था कि तभी नीरज अपनी जेब से वह लॉटरी टिकट निकालता है और उसे दे देता है। नौकर की आत्मा फिर भी उसका गला नहीं छोड़ती, मगर नीरज कहता है, देखिए, मुझे आपके बारे में सब पता है, मैं आपकी सहायता करूंगा, कृपया मुझे बताइए। मैंने सुना कि आपकी लॉटरी लगी थी और उसके बाद आप कहीं गायब हो गए। महेश रोने लगा, यह लॉटरी का टिकट नहीं, मेरी मौत का टिकट है। मैं खुश था कि मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया, जिस मकान में मैं काम करता था, मकान नंबर 448 में। मैं देख रहा था कि जो मुझे पहले इतना परेशान करते थे, अब वे मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी लॉटरी लग गई है, हमने सुना, तो वह टिकट हमें दे दो, हम ज्यादा अच्छे से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। महेश ने कहा, तभी मैं सोचूं, आज ये कैसे महान बन रहे हो। उन भाइयों ने धमकी दी, अगर तूने हमें लॉटरी का टिकट नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। मैंने गुस्से से कहा, देखते हैं क्या होता है। उन दोनों भाइयों में से एक ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे ने मेरी जेब से वह टिकट निकाल लिया। साथ में उनकी बीवियां भी चाकू लेकर मेरे हाथ पैर पर मारने लगीं। उन्होंने मिलकर मुझे मार डाला और बरामदे में दफना दिया। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुलीं और मैंने देखा कि मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यहीं अटकी रही। मैंने उन दोनों भाइयों को जलाकर मार दिया और उनकी बीवियों को भी। उसके बाद ये लॉटरी का टिकट और मैं यहां रह गए। नीरज ने कहा, शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में है, इसलिए आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। नीरज बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है, मगर बरामदे का फर्श काफी कठोर था। नीरज गोपाल के पास जाता है सहायता के लिए। वे दोनों ही ऊपर की छत से छलांग लगाते हैं और बरामदे में जाकर खुदाई करने लगते हैं। गोपाल कई सवाल पूछता है, मगर नीरज कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता रहता है। कुछ समय बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है। गोपाल यह देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वह बहुत ज्यादा डर जाता है। नीरज अकेले ही उस कंकाल का अंतिम संस्कार कर देता है और उसके बाद से महेश की आत्मा फिर कहीं नहीं दिखती। गोपाल तो इतना डरपोक था कि वह जाने ही वाला था, अपना बोरिया बिस्तर समेटकर, मगर नीरज उसे सब कुछ बताता है। लॉटरी और महेश की रियल हॉरर स्टोरी। कहानी के अंत में वह यह भी बताता है कि एक घड़ी जो उसे कंकाल से मिली थी, उसके बारे में। वह घड़ी काफी कीमती थी और उसे लेने से पहले उसने महेश से पूछ लिया था, मगर कुछ समय बाद वह घड़ी अचानक गायब हो जाती है, जो एक रहस्य ही रह गया। मैं आशा करता हूं कि आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।